बेबी डी की लड़की निष्ठा त्रिपाठी, इसकी मौत उतनी ही आसान नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मौत दर्दनाक होती है, लेकिन खासतौर पर जब किसी लड़की का कोई मामला होता है और किसी दुर्घटना के साथ उसकी मौत होती है, जिसके पास ढेर सारे सवाल उठते हैं, वो बहुत दर्दनाक हो जाता है। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी या उनके साथियों के साथ क्या बीत रही होगी, हम केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसको सही नब्ज पर देखने के लिए हम आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना शुक्ला जी के पास। आपको बता दें कि कल सुबह निष्ठा त्रिपाठी की एक हादसे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो तब जब एक अपने दोस्तों के साथ, जिसमें 4 दोस्त थे और एक लड़की के तौर पर केवल वह मौजूद थी, शराब पार्टी चल रही थी और रात में क्या झगड़ा हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन सवेरे उस लड़की की गोली मारकर सीने पर हत्या कर दी गई। ये घटना एक अराजकता के माहौल तक पहुंचाती है, जो समाज जिससे बिल्कुल बेहाल कर सकता है, व्यतीत कर सकता है पूरे समाज को। अर्चना शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तुरंत के लिए मैं कुमार सौविर हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं शुक्ला जी कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं निष्ठा त्रिपाठी जैसी घटनाओं के साथ, इनकी मौत के साथ, इनके दर्दनाक मंजर के साथ, ये क्या होता है, इसके पीछे मसला क्या होता है, समाज उसको किस तरीके से देखता है, भोगता है, और ख़ासतौर से बाकी बच्चों के साथ या उस उम्र की लड़कियों के साथ उनका क्या रिश्ता बन जाता है समाज के साथ और इस तरीके के अपराध से? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार होती हैं। कोई एक कारण कहें कि इस वजह से ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। पर जैसा आप पूछ रहे हैं, अगर मैं इस इवेंट को एक ग्लोबल या इस उम्र के बच्चों के संदर्भ में समझने का प्रयास करूं, कि बच्चे अक्सर जब थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल से या थोड़ी छोटी जगह से जब एक बड़े लाइमलाइट और एक बड़े ग्लैमर में आते हैं, तो अक्सर वो राह भटक जाते हैं। जिस पर्पस के लिए वो आए होते हैं यहाँ, वो पर्पस अक्सर किनारे हो जाता है और कुछ और पर्पस, क्योंकि इन चीज़ों से उनका कभी सरोकार रहा नहीं है। तो वो चाहे बॉयज़ के संग फ्रीडम हो, लेट नाइट पार्टीज़ हो, इन चीज़ों में उनका रुझान ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े मैच्योर होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। वो ऐसा नहीं कि सब बच्चों के संग इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जो बच्चे थोड़े मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे बच्चे वो इसमें कोप अप कर ले जाते हैं। लेकिन कई बार, जैसा आपने जिक्र किया, ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं और वो बच्चा जो है इनका एक, जिसे कहते हैं ना, इस तरीके की घटना का शिकार बन जाता है। इस सामान्य तौर पर कोई बच्चे के साथ ये हादसा होता है, खासतौर से अविवाहित होता है, तो सारा दोष उसके अभिभावक पर आता है। इस पूरी घटना में आप कैसा देखते हैं अभिभावक के तौर पर? देखिए, ये कहना बड़ा कष्ट से भरा है, क्योंकि मैं खुद 2 टीनेजर बच्चों की माँ हूँ। तो ये कहना, और ये हर माँ बाप के लिए सुनने में बड़ी तकलीफदायक बात होगी। लेकिन जो आपने बात कही है, वो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट में भी उसकी जड़ें मिलती हैं कि बच्चे को हम कैसा बनाएंगे, जैसा माँ बाप उसको बनाना चाहेंगे। 18 साल के पहले तक तो लड़के की जिम्मेदारी अभिभावक की होती है, बिल्कुल। लेकिन ये चूंकि निष्ठा त्रिपाठी 23 साल की है और 23 साल के बाद वो पूर्ण बालिग है, उसके बाद 5 साल ऊपर हो चुका है, तो ये जो कुछ भी उसने फैसला किया, जैसे अपने कॉलेज को छोड़ करके, हॉस्टल को छोड़ करके पीजी में चले जाना, ये उसकी उच्छृंखलता और अराजकता का प्रतीक के तौर पे हम देखें या नहीं? देखिए, बच्चों के डिसीजंस कई बार बच्चे को इस उम्र तक आते आते, जैसे आपने बताया 23 साल की उम्र, इस उम्र तक आते आते उन्हें लगने लगता है कि हम अपने जीवन में फुली फ्रीडम एंजॉय करते हैं और हमें पेरेंट्स की दखलंदाजी नहीं पसंद है। अब उसमें कई बार कुछ परिवारों में होता है कि बच्चे पेरेंट्स से कंसल्ट करके या पेरेंट की राय लेकर के कोई निर्णय लेते हैं। पर कई बच्चों में, क्योंकि ये एक व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की बात होती है, कई बच्चों में ये एक एरोगेंस के फॉर्म में आ जाता है कि हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की और किसी के निर्णय पर, मतलब हम अपना निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम और इंडिपेंडेंट हैं। पर इसमें कई बार कुछ निर्णय पॉजिटिव भी जाते हैं, और जैसा भी आपने इस पूरे इंसिडेंट में बताया, कई बार कई निर्णय उनके उतने पॉजिटिव नहीं भी जाते हैं, जिसका बच्चे एक, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल खामियाजा भुगतते हैं। मतलब इसको हम परिभावक के संस्कार के तौर पर एकदम से नहीं देख सकते। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने बात बताई वो बात बिल्कुल सही है कि भाई 18 साल तक हमने जो ढांचा एक मिट्टी का लोंदा था या एक मिट्टी का वो था,
उसको हमने शेप इन किया, उसको सब तरीके से क्या कहते हैं अपने बच्चे को संस्कार दिए। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं बच्चे को जो टाइम, जो इस समय की कल्चर की बात है, मैं उसके पेरेंट्स के लिए नहीं, इन जनरल एक कमेंट कह रही हूँ कि आजकल की जो पेरेंटिंग है उसमें कुछ चीज़ों की बड़ी खास तौर से कमियां देखने को आई हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेशंस लेते हैं और पेरेंटल काउंसलिंग भी बहुत करते हैं। पेरेंट्स फाइनेंशियली और मटीरियलिस्टिक ये बात को जताने में और जग जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि हम अपने बच्चों को भरपूर प्यार करते हैं। वो महंगी से महंगी चीज़ लेना हो, कहीं भी दूर दराज एडमिशन लेना हो, विदेश में पढ़ने जाना हो, वो कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ते जिससे उनको भी ये फील हो कि देखिए हम आज संपन्न है तो बच्चे को फुल फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन कई बार इस होड़ में और इस सोच में कुछ नुकसान हो जाता है कि जो बच्चे से एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, जो बच्चे से एक रिश्ता बनना चाहिए, वो कहीं निगलेक्टेड हो जाता है। कई बच्चे इतने निगलेक्ट के शिकार होते हैं अपनी पेरेंटिंग या अपने शुरुआती के साल में कि उनको अटेंशन सीकिंग जो है, ये एक बिहेवियर होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। मतलब कोई, इसको आप एक उदाहरण से समझिए, हम कोई दावत में जाएं और हम वहाँ हों, बस हम इस तरीके की सोच रखते हैं। हम 4 लोग बैठे हैं और हम कमरे में घुसे और हमको लोगों ने नहीं देखा या हमको नहीं, हमारी बात को नहीं एक्नॉलेज किया, तो ये क्या बात हुई। इसको हम लोग अटेंशन सीकिंग कहते हैं। और कई बार ये बात इतनी बिगड़ जाती है कि उन लोगों में ये होता है कैसे भी ध्यान मिले, वो पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, बट आई शुड बी ऑलवेज ऑन द लाइमलाइट। ये जो व्यवहार होता है ये कई बार बड़ा हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर और बड़ा नेगेटिव शेड में भी चला जाता है। जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि चीज़ों को बैलेंस में रखिए, चीज़ों को बैलेंस में रखिए तो पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसी ज़िंदगी चलती है। लेकिन अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं और जो आज की यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ खास देखी गई है कि हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर एट द सेम टाइम हाई अटेंशन सीकिंग। और एक और चीज़ मैं बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जेंडर और महिलाओं पे भी मैं बहुत पास से काम करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन इधर के जो केसेस मैंने देखे हैं और जो भी मैंने काउंसलिंग करी, मुझे ये समझ में आया जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों ये माइंडसेट लड़कियों का बन गया है कि हम लड़कों के बराबर हैं। और बराबरी करने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ समझ में आती है? शराब, सिगरेट, उसी तरीके का लाइफस्टाइल। इन चीज़ों में जो बराबरी है वो सबसे ज़्यादा लड़कियां दिखाना चाहती हैं। ये तो वक्त ही सबसे बताना शुरू करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि अगर बचपन से आपका बॉन्ड है, कितने घर ऐसे हैं आज भी, भारत देश तो जाने दीजिए, मैं सिर्फ लखनऊ भर की बात कर रही हूँ, कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ जो दोनों पेरेंट्स हैं वो समय निकाल करके 1 दिन में या 2 दिन में फुर्सत से रिलैक्स होकर अपने बच्चों से वाकई बातचीत करते हैं। हमने तो बच्चों की काउंसलिंग की है तो हमको तो पता है क्या पीड़ा बच्चों के अंदर है। कितने बच्चे ऐसे आते हैं, स्पेशली बॉयज़, जो हमसे कहते हैं मैडम मेरे पिताजी को तो 2 ही सेंटेंस बोलने आते हैं, और ठीक हो, तुम्हारी क्लास की जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही है, इस बार नंबर ठीक आ जाएंगे, बस। वो कहते हैं क्या मेरे पिताजी के पास कुछ और बोलने के लिए है ही नहीं। माएँ भी, क्योंकि अब डुअल वो है, जॉब कर रही हैं, तो उनकी अपनी जॉब असाइनमेंट, अपना वर्क प्रेशर इतना है कि बस वो एक, जैसे कहते नहीं कि पेरेंटिंग, अब कहने में संकोच मुझे हो रहा है, लेकिन पेरेंटिंग कुछ हद तक एक फॉर्मेलिटी बन गई है और उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कॉम्पनसेट किया जा रहा है। महंगे महंगे फ़ोन, महंगे महंगे लैपटॉप, आईपैड, महंगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन, विदेश में पढ़वाने का जो क्रेज़ हमने पेरेंट्स में देखा है वो, मतलब मैं क्योंकि खुद इस चीज़ को देख रही हूँ कि आज से 5-10 साल पहले ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता था। तो एक वो सोशल वो है जिसे कहते हैं क्लास है कि हमारा बच्चा विदेश में फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक वो क्लास है, और बच्चे को वो है कि नहीं हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो हम जा रहे हैं। तो ये जो एक ट्रांजिशन पीरियड आया है पेरेंटिंग में, मुझे लगता है काफ़ी भयानक है, काफ़ी क्या कहते हैं बिगड़ा हुआ है। अब इसी में कुछ लोग उसको मैनेज कर ले जाते हैं और कुछ लोग जो नहीं मैनेज कर पाते हैं वो बहुत सारी दिक्कतों के शिकार होते हैं। आप मुझे बताएंगे कि एक अभिभावक क्या करे? देखिए, शुरू से कोई साइकोलॉजी कहती है जब समस्या मजबूत हो जाए, अपनी जड़ पकड़ ले, तो उस समस्या का ऐसा कोई इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, समस्या या कोई भी घर में पेरेंटिंग या एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि शुरुआती सालों में बच्चे के अंदर वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट, वो बातचीत का जो वो है चैनल, वो ओपन रखे जाएं। आप मजबूर होकर समय निकालें, लेकिन ज़रूर समय निकालें। आप लोग टीवी में सुनते रहते होंगे, कितने लोग कहते हैं डाइनिंग टेबल पे बिना फ़ोन के बैठे हैं, आपस में बातचीत करें। ये चैनल हम लोगों के यहाँ लगभग घरों में ख़त्म होता जा रहा है। एक फ़ोन सबके पास है पूरे घर में और सबके पास अपने अपने कमरे हैं,
ठीक है, खाना भी एकांत भाव। बिल्कुल नहीं, और वो उसमें क्या हो रहा है, अब जब मुझे अटेंशन चाहिए नहीं मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक फोटो डाली और अच्छा किसी ने लाइक ही नहीं किया, ये कैसे हो गया? तो शायद कुछ कपड़े कम कर दें तो इस पे लाइक मिल जाए। ये एक मेंटालिटी होती है अटेंशन सीकिंग की। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं, और मैं तो इसको और इस तरीके से समझाऊंगी कि क्या कहते हैं, बॉडी एग्जीबिशन इज अ मेंटल इलनेस। इसको हिंदी में समझाइए। हाँ, कि अब एक्सपोज करना, चलिए थोड़ा ऐसे कह दें कि कम कपड़े पहन के अपने शरीर को दिखाना या बहुत ज़्यादा शरीर को एक्सपोज करना, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा व्यक्तित्व तो इतना खोखला है, अगर मैं ऐसे चाहूँगी तो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे, लोग मुझको नहीं अटेंशन दे पाएंगे। तो ये वाले जो तरीके हैं, जब मैं सिगरेट पीऊँगी, जब मैं शराब पीऊँगी, जब मैं कम वैसे कपड़े पहनूंगी तो शायद मैं ज़्यादा लोगों के ध्यान में आऊँ, मुझे ज़्यादा अटेंशन मिले। वो अटेंशन जो बचपन में घर पे नहीं मिल पाया, वो ध्यान जो घर में नहीं मिल पाया, वो अपनापन। क्योंकि लड़कियों की मैंने बहुत काउंसलिंग की है तो लड़कियां कहती हैं कि मैडम जो लगाव, जो अपनापन उस लड़के से मिला वो आज तक कभी किसी से नहीं मिला। तो ये वाली जो कुछ सोच है ये काफ़ी कुछ कारगर है इस तरीके के क्या कहते हैं घटनाओं को रूप देने में। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगी, और हमेशा अपने हर लगभग इंटरव्यू में कहती हूँ कि ये अभिभावकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हल्की फुल्की भी आपको बच्चे में समस्या दिखे तो मेहरबानी से किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, एक राय लें। किसी चीज़ के ऊपर ऐसे ढक देने से, वो कहते हैं ना बरसात हो रही है, छाता लगाने से पानी रुक नहीं जाता है, और इधर बच्चों में बहुत सारी तरीके की दिक्कतें दिखने लगी हैं। किसी भी तरीके की एरोगेंस, गुस्सा, इतनी गुस्सा कि हमने सामान फेंक दिया, इतनी गुस्सा कि हम 3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकले। नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। ये तो मनो और कोशिकाई विकास का और उनके अंतर द्वंद्व का बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ कि किशोरावस्था में ये चीजें होती हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि देखिए कितना एक्सट्रीम जा रहा है, उस पर एक लगाम लगाना, उसको समझना। अगर आपसे हैंडल हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है मेहरबानी से किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। समस्या कब आती है? जब कोई बात बिल्कुल मजबूत हो जाती है, उसने जड़ पकड़ ली है, तब आप जाके चिंतित होते हैं, तो तब उसका क्या हल निकल पाएगा। बचपन से थोड़ा सा कॉशियस रहिए कि बच्चे में क्या व्यवहार है जो सामान से थोड़ा अलग जा रहा है, क्या एक्सट्रीम्स हैं। बच्चा आपका जोर से ज़्यादा शाई है, बच्चा आपका जोर से ज़्यादा अटेंशन सीकर है, इन चीज़ों पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि आजकल के कॉम्प्लेक्स और दौड़ भाग के ज़माने में माँ बाप के पास ना समय है, वो चाहकर भी मजबूर हैं, क्योंकि दोनों जने अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो कितना समय वो दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब आजकल के पेरेंटिंग और आजकल के माहौल में निकल करके आ रही हैं। आपने बताया है कि सीतापुर या दूसरे अविकसित क्षेत्रों से बच्चा आता है और लखनऊ के लगभग देख करके उसको बड़ा उत्तेजित हो जाता है। ये लखनऊ में से अगर आप दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी में दीजिए, वहाँ भी ये बात लागू होती है कि अपने से बड़ी जगह में आकर जो एक चकाचौंध देखने को मिलती है, उसमें बच्चा बिल्कुल ग्लैमराइज हो जाता है और उसको लगता है कहीं से मेरी दोस्तों को ये ना लगे कि हम पिछड़े जगह से आए हैं, तो हम उनसे भी 4 कदम आगे, जैसे मैंने भी आपको कुछ व्यवहार बताया, उनसे भी 4 कदम आगे व्यवहार करना है। उसको किस तरीके से बिहेव करना है भविष्य में, एक बच्चे को हम कैसे समझाएं, ये बच्चा कैसे समझे? देखिए, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि शुरुआती सालों में परवरिश के दौरान ज़रूर याद रखिए, और आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं एज पेरेंट्स, बच्चे को सही गलत हमेशा बताइए। आप बच्चे के संग जीवन भर नहीं रहेंगे, ना आप बच्चे के लिए खुदा है, ना आप बच्चे के लिए मसीहा है, लेकिन बच्चे को जीवन के हर उसमें सही गलत अवश्य बताइए। वो कितना भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना हो, वो चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे शराब पीना हो, सही बुरे की जो कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर बताइए। और मैं बचपन में घटनी बताता हूँ। हमने बहुत बचपन में, शायद 5-6 साल का था, साला शब्द का एक उच्चारण किया था और हमारे पापा ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम देखते हैं कि अभिभावक बच्चे कह रहे हैं और शरे और साला। आप ये कह रहे हैं, मैं तो अपनी वो बता रही हूँ कि जब हम लोग स्कूल में कुछ कहते थे तो हम लोग को घर आकर के डांट पड़ती थी अगर टीचर ने हमारी कंप्लेंट कर दी। अब का माहौल क्या है? पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से पूछ करके देखिए, माँ बाप सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो उल्टा टीचर पे और प्रिंसिपल पे वो लगा देते हैं कि आपने कैसे कह दिया कि मेरा बच्चा नहीं है। जब आप इस तरीके का ओवर प्रोटेक्शन का माहौल दे रहे हैं बच्चे को,
तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए कि आप चीज़ों को किस तरीके से, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री पे सारी चीज़ें चेंज हो गई। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये इस समय की पेरेंटिंग का सबसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो दुर्भाग्यवश पेरेंट नहीं पकड़ पाते। हम जो धुन है वीणा की और बजाने वाली की उंगलियों को, उसको संयत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आशुतोष शुक्ला है लखनऊ का संपादक दैनिक जागरण का, उसने अभी इसका जिक्र किया है कि एक लड़की अपने माँ बाप के साथ प्राचार्य के यहाँ गई और वहाँ उसने कहा कि हमें इंस्टाग्राम में हमारी न्यूड फोटोज़ उसने लगा दिया है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा इस पर शिकायत की। बोले नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए। माँ बाप ने भी उस पर पल्ला झाड़ लिया। न्यूडिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे आसपास बिल्कुल बिखरती जा रही है और बहुत स्वाभाविक भी है। मीडियम्स को आप रोक नहीं सकते, सोशल मीडिया को आप नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरीके का जो भरमार हो रहा है वो भारतीय और दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। एशिया, दक्षिणी एशिया में, अमेरिका या विकसित देशों में ये गंदगी नहीं है। इसका कारण क्या वही है हमारा संकुचित होना समाज में, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये हर व्यक्ति में नहीं होता है, पर जिन लोगों में होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये ब्रीफ किया ना कि लोगों के अंदर होता है कि अगर मैं ऐसे सामान्य से अपनी फोटो डालूंगी तो शायद मेरी फोटो पे कोई लाइक नहीं आएगा। फ़ोन में आप देखिए कितने कॉम्बिनेशन में फ़ोटो खींचती हैं। आप मोटे हो सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं, आप बहुत गोरे हो सकते हैं, आपकी आंखें बड़ी हो सकती हैं। सोच के देखिए फ़ोन में ये ऐप्स पड़े क्यों हैं। इस तरीके वो तो आपने हंसी मजाक का बताया, लेकिन आप इसके अंदर गहराई में जाके देखिए और समझिए जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे ऐप हैं जो आपको बहुत क्लियर स्किन, बहुत आपको गोरा दिखा देंगे, ठीक है, आपकी बॉडी शेप को बिल्कुल कर्वी बना देंगे, ठीक है, इस तरीके के ऐप हैं और इनका सर्वाधिक इस्तेमाल हमारे यंगस्टर्स करते हैं। वजह क्योंकि हम खुद को जैसे हम हैं वैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्हन तिगली कुमार से फिर गुजरती है।